नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत को लेकर हम हाजिर होते हैं आपके पास नया सवेरा का ये पावर पैक्ड प्राइम टाइम मॉर्निंग शो लेकर, जहां हम बात करते हैं भारत की और उसके आत्मनिर्भर होती हुई सर्वांगीण विकास से जुड़ी तमाम तस्वीरों की। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शेहला। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, सुप्रभात आप सभी को। नया सवेरा में हम आपको ये भी बताएंगे कि खेल जगत में क्या हिट हो रहा है और कैसे आपकी सेहत फिट रहने वाली है। साथ साथ टेक टॉक होगा, वर्ल्ड वॉच, हर वो बात जो कि आपके दिन को बेहद खास बनाएगी, वो हम नया सवेरा के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बंगाल में पहली बार आज से बीजेपी सरकार, शुभेंदु अधिकारी के हाथ में होगी बागडोर। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री समेत एनडीए के बड़े नेता रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस कायम। टीवी के प्रमुख विजय ने अभी तक राज्यपाल को नहीं सौंपा बहुमत का नंबर। वीसीके आज लेगी कोई फैसला। देश के नए सीडीएस होंगे लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के हाथ में होगी नौसेना की कमान। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में हुए समझौते। और खेल की खबरों में अंडर 17 महिला एशियाई कप में भारत ने रचा इतिहास। लेबनान को 4-0 से हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। तो आंचल, नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पश्चिम बंगाल की खबर के साथ ही नया सवेरा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी की सरकार होगी और बागडोर संभालेंगे खुद शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बिल्कुल, और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इसके लिए ऐतिहासिक और भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में शामिल होने का कार्यक्रम है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया। लगातार 2 चुनाव से ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु ने बंगाल की सियासत में अपनी मौजूदगी जो दर्ज करवाई है, उसकी वजह से वो सभी जगह चर्चा में है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में नंदीग्राम और इस बार भवानीपुर में भी ममता को शुभेंदु ने मात दी है और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। तो शुभेंदु अधिकारी का जो सफर है वो शानदार रहा है, संघर्षों से भरा रहा है और अब शुभेंदु के हाथ पश्चिम बंगाल की बागडोर जो है सौंपी जाने वाली है। कोलकाता परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो 2008 में युवा टीएमसी के अध्यक्ष के तौर पर राजनीति में शामिल हुए और अब सत्ता की उस कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में आज देश भर से बीजेपी और एनडीए के नेता शामिल हो रहे हैं। बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिलने पर सभी बहुत उत्साहित हैं। देखिए रिपोर्ट। गद्दी पर काबिज होगा बंगाल की राजनीति का नया सिकंदर, वो नाम जिसने अभेद दुर्गों में घुसकर उन्हें ध्वस्त किया, जिसने टीएमसी को तृणमूल में तब्दील कर दिया। शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी
बवंडर बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में भी एक ऐसा ही नाम है जिसने अपनी रणनीति के ज्वार से बड़े बड़े किलों को रेत के महल की तरह ढहा दिया। विरासत में मिली राजनीति, संघर्ष की तपिश में कुंदन बना व्यक्तित्व और दीदी के अपराजय साम्राज्य को चुनौती देने वाला योद्धा शुभेंदु अधिकारी। 15 दिसंबर 1970 कांथी की मिट्टी में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके घुट्टी में ही राजनीति थी। पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति के वो वटवृक्ष थे जिनकी छाया में शुभेंदु ने सियासत का ककहरा सीखा। 1989 की वो तपती दोपहरें जब बंगाल में वामपंथ का सूरज अपने चरम पर था, शुभेंदु ने हाथ में तिरंगा झंडा थामा और छात्र राजनीति के कांटों भरे सफर पर निकल पड़े। तब शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस छात्र परिषद से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। विरोध, संघर्ष और सड़क की राजनीति की। यहीं से तैयार हुआ बंगाल का एक जुझारू नेता। शुभेंदु अधिकारी 1995 में कांथी नगरपालिका के पार्षद बने और फिर 1998 में ममता बनर्जी ने बनाई तृणमूल कांग्रेस, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के साथ आ गए। 2007 के उस दौर में जब पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा था, जब ममता बनर्जी कोलकाता और दिल्ली के गलियारों में गरज रही थीं, तब नंदीग्राम की कीचड़ भरी पगडंडियों पर किसानों की ढाल बनकर कोई खड़ा था तो वे थे शुभेंदु अधिकारी। रातों की नींद और चैन त्याग कर गोलियों की गूंज के बीच उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की वो धार दी जिसने 34 साल पुराने लाल दुर्ग की जड़ें हिला दी। वक्त बदला, भूमिकाएं बदली। जो शुभेंदु कभी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ थे, वही 2020 की सर्दियों में उनके सबसे बड़े प्रतिपक्षी बन गए। 2021 के चुनाव ने देखा बंगाल का सबसे बड़ा महामुकाबला। नंदीग्राम की जंग में शुभेंदु अधिकारी ने साबित किया कि जमीनी पकड़ क्या होती है। मुख्यमंत्री को उनकी अपनी ही पिच पर मात देना किसी करिश्मे से कम नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम कर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2026 के चुनावी समर में शुभेंदु अधिकारी एक नए तेवर में नजर आए। संदेश खाली की चीखों से लेकर आरजी कर की त्रासदी तक शुभेंदु ने जन आक्रोश को अपनी ताकत बनाया और फिर आया वो पल जिसकी गूंज दशकों तक सुनी जाएगी। भवानीपुर के अभेद दुर्ग में दीदी को शिकस्त देकर शुभेंदु ने खुद को बंगाल की राजनीति का अधिकारी घोषित कर दिया। सादा जीवन, अविवाहित रहने का संकल्प और उत्कल ब्राह्मण की अडिग निष्ठा। शुभेंदु अधिकारी आज केवल एक राजनेता नहीं बल्कि उस भाजपा के रक्षक हैं जो बंगाल में अपना अस्तित्व ढूंढ रही थी। पश्चिम बंगाल में अब राजनीति का नया ध्रुव शुरू हुआ है और पश्चिम बंगाल में संघर्ष के कई अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ऐसे में किस तरह जो जनता है वो उत्साहित है, आइए आपको सुनवाते हैं। नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के, उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। और मैं आज उसी लिए आया हूं। मुझे मालूम है बंगाल की धरती एक बार फिर करवट ले रही है। बंगाल बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब बंगाल एक नए दौर में पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से बंगाल की जनता को और देश को बधाई। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, हम कह सकते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल के भाई बहनों ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। कितना पश्चिम बंगाल पीछे चला गया, जिसे देश में सबसे आगे रहना चाहिए था, लेकिन भयभीत नहीं हुए पश्चिम बंगाल के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन पर भरोसा किया और कमल का बटन दबाया और विश्वास दिलाते हैं पश्चिम बंगाल वासियों को, पश्चिम बंगाल को कमल के फूल की तरह खिलाएंगे। भारत माता की जय। मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से शपथ ग्रहण में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी
उनको मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अगले 5 साल में एक बदला हुआ बंगाल, विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता हुआ बंगाल देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत और मेहनत का परिणाम है। पिछली हार के बाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सहा और उसके बाद भी कार्यकर्ता खड़े रहे, ये मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। और ये कार्यकर्ताओं की बदौलत हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से आज हमारी सरकार बन रही है। बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो तेज तर्रार और साफ साफ अपनी बात कहने वाले शुभेंदु अधिकारी के हाथ में अब बंगाल की बागडोर होने वाली है। तो कैसी उनकी सरकार होगी, क्या कुछ उनका रहेगा काम करने का तरीका, अगर हम कल के उनके भाषणों पर गौर करें तो ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आती है। विधायक दल की बैठक के बाद अमित शाह ने जब उनके नाम की घोषणा की तो उसके बाद शुभेंदु ने भी अपना पूरा नजरिया सबके सामने रख दिया। उन्होंने आखिर क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में डर का जो युग है उसकी समाप्ति हुई है और अब भरोसे का दौर आ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में नई और पहली भाजपा सरकार सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर काम करेगी, यानी कि सबका साथ सबका विकास। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ वो समन्वय को लेकर आगे काम करते रहेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य की नई भाजपा सरकार के बीच समन्वय की जरूरत पर भी जोर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपों में जांच होगी। संदेश खाली और आरजीकर केस की जांच के लिए आयोग बनेगा और जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज करेंगे। मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। সন্দেশখালী থেকে আরজিকর হয়ে যত মা বোনেদের উপরে, কন্যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে তার কমিশন বসবে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় অমিত শাহজি চার্জশিট প্রকাশের দিন ঘোষণা করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে রিটায়ার্ড জাজকে দিয়ে কমিশন বসানো হবে এবং উপযুক্তভাবে আপনাদের সরকারি অর্থ যারা নয়-ছয় করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব। तो सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए और ताजा अपडेट उनसे ले लेते हैं। सौरभ, आज पश्चिम बंगाल जो है उसकी राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि एक बड़े बदलाव की जो है बानगी वहां देखने को मिल रही है। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आज जो शपथ समारोह অনুষ্ঠান होने वाला है वो भाजपा के लिए काफी अहम है क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का भूमि है और श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय का जन्म भूमि है, उनका अपना राज्य भी है और साथ ही साथ पहली भाजपा की सरकार है। तो इसके लिए ही ब्रिगेड को चुना गया है क्योंकि भाजपा का कहना है कि काफी सारी लोगों की जो इमोशंस है, भावना है, वो इससे जुड़ी हुई है। ये 70 साल से भी 75 साल से भी ज्यादा की अपेक्षा है भाजपा की यहाँ पर कि कभी यहाँ पर बंगाल पे भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो इस तरीके से आज 25 मई भी है, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म जयंती है, तो उसी को सामने रखकर जो मंच बनाए गए हैं उसमें उसका वो दिखने को मिलेगा कि बंगाल की भूमि पर भाजपा की सरकार बन रही है और वो बंगाली अस्मिता से ही जुड़ी हुई एक सरकार बनने जा रही है। और जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने कल कहा, कल उन्होंने कहा कि
ये मैं नहीं, हम की सरकार बनने जा रही है। ये काफी अहम है बंगाल के लिए, क्योंकि पिछले 15 साल ममता बनर्जी की जो सरकार थी वो मैं एक सरकार थी। उनके आगे भी ममता बनर्जी, पीछे भी ममता बनर्जी। यहाँ पे कहा जाता है एक पॉपुलर एक डायलॉग है यहाँ पे कि ममता बनर्जी की सरकार में सिर्फ एक ही पोस्ट है, बाकी सब लैंप पोस्ट है। तो उसके चलते इसे शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि हम की सरकार होगी। इस हम में सिर्फ भाजपा के मंत्री, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जुड़े हैं, इस हम में सारे बंगाल जुड़ा हुआ है। और इसी के लिए सिर्फ युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी जो उम्मीदें है भाजपा की सरकार से, कि विकास की जो उम्मीद है, बेरोजगारी को मिटाने की जो उम्मीद है, महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जो उम्मीद है, घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की जो उम्मीद है, जो डेमोग्राफिक चेंज हो गया है बंगाल का, उसको सुधारने की जो उम्मीद है, कानून व्यवस्था को सुधारने की जो उम्मीद है, ये हम में ये सारी बातें जुड़ी हुई है। और जितना अभी पता चल रहा है कि आगे चलकर भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने प्रिलिमिनरी जो स्ट्रेटेजी लिया है कि वो हर 9 बजे कहीं एक जगह पे बैठेंगे, पार्टी के हर कार्यकर्ता से भेंट करेंगे, और आगे चल के एक जनता की दरबार जैसी भी कोई बैठक हो सकता, कोई जगह हो सकती है जहां पे जनता खुद सीएम से भेंट कर सके। आगे चल के इन सारी बातों का और ज्यादा खुलासा होगा। और अभी तो देखना ये भी है कि कौन कौन बाकी पोर्टफोलियो किसको मिलता है। यही सवाल था मेरा कि किस तरह से जब पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें शुभेंदु अधिकारी धुरंधर साबित हुए, सिकंदर साबित हुए, ऐसे में उनके मंत्रिमंडल के वो चेहरे कौन से होंगे? क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां सरकार चलाने की रहेंगी आगे, उसमें उनका मंत्रिमंडल किस तरह उनका साथ देता हुआ नजर आएगा? देखिए, ज्यादातर देखा जाता है कि जब मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है, जो राजभवन में जाकर जब कल शुभेंदु अधिकारी ने जैसे अपने मंत्रिमंडल का लिस्ट तालिका जो जमा किए हैं, उसके बाद जाना जाता है कि सबके पास फोन आ जाता है कि आप तैयार रहिए, कल आपको शपथ लेना है। क्योंकि तो कल देर रात तक किसी के पास फोन गया नहीं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अगर रात तक पहुंच जाता तो सुबह तक उसका खुलासा हो जाता था कौन कौन मंत्रिमंडल बनने वाले हैं। लेकिन जो पता चल रहा है, कल भी हमने बहुत सारे एमएलए के साथ बात की है जो प्रोबेबल लिस्ट में जिनका नाम सुना जा रहा है, तो उनसे भी सीधी तौर से बात किए गए थे, लेकिन वो भी अभी कुछ बोलना नहीं चाहते जब तक ये इंश्योर ना हो कि कौन कौन मंत्री हो। लेकिन अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो में रुद्रनील घोष है जो टॉलीवुड के माने जाने एक्टर है, और टॉलीवुड में जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है उसको टॉलीवुड से यानी इंडस्ट्री को, बंगाल में इंडस्ट्री एक बड़ी चीज मानी जाती है और इसका एक अहम भूमिका है, इसका भी एक बड़ा रोल है। तो इसमें उनको आईएनसी मिनिस्टर के हिसाब से कहा जा रहा है कि वो हो सकते हैं। महिलाओं में रूपा गांगुली, अग्निमित्रा पॉल है, संदेश खाली आंदोलन के जो मुख्य रह चुके रेखा पात्र वो है, पानीहाटी में आरजीकर कांड में जिनकी हत्या हुई डॉक्टर की माँ रत्ना देवनाथ वो है। स्वास्थ्य में आप देखें तो डॉक्टर में से इंद्रनील खां है, शारद दत्त मुखोपाध्याय है जो हेल्थ मिनिस्टर बन सकते हैं, और बाकी सब दिलीप घोष है, शंकर घोष है, उत्तरी बंगाल से शंकरी घोष को बड़ा पद मिल सकता है, निशित प्रामाणिक को पद मिल सकता है, बड़ा पद मिल सकता है। एससी एसटी कम्युनिटी से भी ठाकुरबाड़ी से जो है, जो मतुआ कम्युनिटी से आता है, सुब्रत ठाकुर, सोमा ठाकुर, उनका एक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सब मिलाकर कुल मिलाकर जा रहा है सौरभ की महिलाओं को भी जो है कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है इस मंत्रिमंडल में। बंगाल में डिप्टी सीएम देखा नहीं गया है। जब लेफ्ट की सरकार थी तब बुद्धदेव भट्टाचार्य एक बार डिप्टी सीएम थे, लेकिन फिर 15 साल की जो शासनकाल है ममता बनर्जी की, उसमें कोई डिप्टी सीएम नहीं था। लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे डिप्टी सीएम भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की जिस स्टेचर के नेता है उसके साथ साथ डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। तो इसके लिए भी देखना पड़ेगा कि आगे चलकर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की निश्चित करने के लिए भी बात ये सुनी जा रही है कि एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सब में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। धीरे धीरे और 1-2 घंटे में
आशा करते हैं कि इन सारी बातों का खुलासा होगा। बिल्कुल, कुछ देर में सारी बातों का खुलासा होता हुआ नजर आएगा। भाजपा का ये नीति है कि सस्पेंस बनाए रखते हैं एंड तक। बिल्कुल। और अगर इसी सस्पेंस की बात की जाए तो किस तरह से और किन बातों को ध्यान में रखकर ये जो सरकार चलाने का विजन रहेगा शुभेंदु अधिकारी का, वो विजन किन तमाम एजेंडास के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नजर आता है? क्योंकि आप लगातार सौरभ ग्राउंड पर रहे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, तो ये विजन क्या कहता है? देखिए, संकल्प पत्र में जो बातें कही गई है, कल भी ये मेंशन किया गया है कि संकल्प पत्र को पहले उसमें जो कमिटमेंट है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश होगी। जैसे कि आयुष्मान भारत अभी तक यहाँ पे चालू नहीं हुआ, हो सकता है आज शपथ ग्रहण के बाद एक कैबिनेट हो, कैबिनेट से इसके बारे में एक सिद्धांत लिया जाए। आप देखें तो जो महिलाओं के सुरक्षाओं के जो मामले हैं, जो केसेस हैं, उनके एक कमिटी, जांच कमेटी गठन किए जा सकते हैं। राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनके जो 7th पे कमीशन को लेकर जो इशू है, चाय बागान को लेकर जो इशू है, और अगर आप एक एक इशू को ना पकड़े, दो सेंटेंस में अगर आप देखें तो वो गृह मंत्री अमित शाह की भाषण में ही उसका इंडिकेशन है। पहला ये उन्होंने कहा है ये भरोसा का मैंडेट है, ये भरोसा ना टूटे, कि आपको देखना होगा कि हिंसा मुक्त, भय मुक्त बंगाल बने, जंगल राज ना कायम हो। अधिकारी ने कहा भी कि जो है अब डर का माहौल कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और एक पॉइंट है सला, मैं बोल दूं, वो अमित शाह जी और एक बात बोले हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण ना हो, अपराध का राजनीतिकरण ना हो। आप देखिए इसमें सारी बातें एकदम स्पष्ट किया गया है कि क्या बोलना चाहते हैं जी। और बिल्कुल, और यही स्पष्टता जो है, पारदर्शिता, यही जवाबदेही चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता, ताकि आमार सोनार बांग्ला का एक नया उगता हुआ सूरज वो देख पाए आज के नया सवेरा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। आगे तो आपसे लगातार आज इस बड़ी खबर पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तो नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आँच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया, और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ। विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को कर्नाटक पहुंचेंगे और वे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीएस येदियुरप्पा की राजनीतिक यात्रा के 50 वर्ष पूरे करने के अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कर्नाटक में बीजेपी बीएस येदियुरप्पा के 5 दशक लंबे राजनीतिक सफर का जश्न मना रही है। ये भव्य कार्यक्रम आज किले के नगरी चित्रदुर्ग में आयोजित होगा। इससे पहले कल चित्रदुर्ग में येदियुरप्पा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा शहर
केसरिया झंडों और येदियुरप्पा के पोस्टर बैनर से सजा हुआ नजर आया। शहर में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं बीएस येदियुरप्पा ने रोड शो भी निकाला। और तमिलनाडु में कब और कैसे सरकार बनेगी, ये सवाल इस समय लाख टके का बन चुका है। आंचल। बिल्कुल, और टीवी के प्रमुख विजय 3 बार राज्यपाल से मिल चुके, लेकिन बहुमत कैसे साबित करेंगे, इसका नंबर अभी तक लोक भवन को नहीं दे पाए। कल भी उन्होंने राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात कर बहुमत साबित करने का दावा किया, लेकिन अब तक सरकार बनाने का न्योता उन्हें नहीं मिला है। तो सूत्रों की माने तो विजय के पास केवल 116 विधायकों का समर्थन पत्र है, जबकि सरकार बनाने के लिए चाहिए हैं 118 विधायक। वहीं एएमएमके के मन्नारगुडी के विधायक एस कामराज, जो लापता बताए जा रहे थे, चेन्नई लौट आए हैं और ये जानकारी टीटीवी दिनाकरन ने दी है। मीडिया से बातचीत में दिनाकरन ने कहा है कि टीवीके को बिना शर्त समर्थन वाला पत्र जो व्हाट्सएप और मीडिया में वायरल हो रहा था वो फर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक कामराज ने पहले जो पत्र हस्ताक्षर किया वो एडपादी पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। दिनाकरन ने कहा कि फर्जी पत्र को आगे की जांच के लिए कामराज द्वारा पुलिस को सौंपा जाएगा। उसके साथ ही एआईएमके डीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा है। कामराज अन्य एआईएडीएमके विधायकों के साथ पुडुचेरी में ठहरे थे। इससे पहले टीटीवी दिनाकरन ने इसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल से शिकायत की थी और उचित कार्रवाई की मांग भी की। और वहीं केरल के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में मंथन तेज है। यूडीएफ की विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस और नेता वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथल्ला दिल्ली पहुंच गए। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान जल्द ही मुख्यमंत्री चेहरे पर बड़ा फैसला ले सकता है। वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथल्ला का नाम भी चर्चा में है। पार्टी नेताओं के मुताबिक हाईकमान आंतरिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम घोषणा करेगी। और इस बीच चुनाव में जीत के बाद केरल में सतीशन के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और मार्च भी निकाला है। कांग्रेस विधायक दल ने भी मुख्यमंत्री चेहरे के चयन का अधिकार पार्टी हाईकमान को सौंप दिया। तो केरल में भी सीएम को लेकर मंथन है। वहीं तमिलनाडु में भी जो नंबर है उस नंबर गेम से सस्पेंस अभी बरकरार है कि किस तरह से वहां पर भी सियासत अब एक नया मोड़ लेती हुई नजर आएगी। बढ़ते आगे, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के नए सीडीएस होंगे। वो रक्षा मंत्रालय के विभाग के सचिव के रूप में काम करेंगे। ये नियुक्ति उनके पद ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। भारतीय सैन्य नेतृत्व के लिए उनकी नियुक्ति जो है एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और इससे भारतीय सशस्त्र बलों के बीच समन्वय और रणनीतिक दिशा में सुधार होने की बड़ी उम्मीद भी जगी है। तो वहीं वाइस आपको बता दें कि देश को नया सीडीएस मिला है और नेशनल डिफेंस एकेडमी से शिक्षा प्राप्त की है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भी। तो ये नियुक्ति अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यूकी से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में भी उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की है। साथ ही साथ किंग्स कॉलेज लंदन से उन्होंने एमए किया। साथ ही साथ मद्रास यूनिवर्सिटी से एमफिल इन डिफेंस स्टडीज में उन्होंने महारत हासिल की। और वहीं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में मुंबई में पश्चिमी नौसेना के कमांडर हैं और आपको बता दें वो 31 मई को नए नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो ये दो जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन होंगे नए नौसेना प्रमुख। विशाल बेरिस्टो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, बेहद महत्वपूर्ण ये दो नियुक्तियां।
आपने और अब हम पूरा देश जानता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं और ऐसे में ये 2 अपॉइंटमेंट्स बहुत क्रूशल हो जाते हैं, खास तौर से जब हम मिलिट्री थिएटराइजेशन की बात करते हैं, ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की बात करते हैं और भारतीय फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को फ्यूचर रेडी फोर्स के तौर पे तैयार करने की जब हम बात करते हैं। हमने बात करी है नए सीडीएस की। नए सीडीएस वाइस चीफ रह चुके हैं और उनको नॉर्दर्न यानी कि एलओसी और एलएसी, चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उन्होंने पहले लीड किए हैं और इसलिए उनको सीडीएस बनाया गया है। वो अपने साथ एक लंबा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी सरकार ने उनकी काबिलियत को समझा और उनको नया नेक्स्ट सीडीएस बनाया। इसके साथ ही जो हमारे नए नौसेना प्रमुख होंगे वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन के अंदर महारत उनको हासिल है, क्योंकि इंडियन नेवी का पूरा फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में है, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों पर बहुत ज्यादा जोर उनका एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में जब 2 न्यू अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं तो हमारा जो फ्यूचर रेडी फोर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे और इसी वजह से ये दोनों अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही विशाल, जब हम रक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये दोनों नियुक्तियां कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं जब हम 2047 में जिस विकसित भारत के लक्ष्य को परिलक्षित करने की बात करते हैं? देखिए आंचल, आपने बात की 2047 की और प्रधानमंत्री ने कहा है 2047 का हमारा लक्ष्य जरूर है, लेकिन हमें अभी से, द टाइम इज नाउ, हमें अभी से उसकी तैयारी करनी है। इसलिए एक ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार हम इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, लगातार हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लगातार हम सेल्फ रिलायंस पे जोर दे रहे हैं और उसके तहत जो हमारा इंटीग्रेशन है, खासतौर से थिएटराइजेशन का मतलब यह है कि जब कहीं पर भी जंग होती है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर दुश्मन पर एक साथ टूट पड़ेंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इंटीग्रेशन जरूर देखा, लेकिन अभी भी हमें थिएटराइजेशन करना जरूरी है और इसके लिए हमें तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाना होगा। ज्यादा से ज्यादा मैन और मशीन कॉम्बिनेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें इंक्लूड करना होगा और इसलिए ये जरूरी है कि हम मॉडर्न वॉरफेयर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। उसके तहत ये जो 2 न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो एक बहुत बड़ा डेवलपिंग स्टेप है टुवर्ड्स थिएटराइजेशन और उसके लिए ये भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि ना सिर्फ हमें वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्थ में हम ना सिर्फ एलओसी पर, जहां पाकिस्तान से हमारे को सामना करना पड़ेगा, हमें चाइना के लिए भी तैयार रहना होगा। तो एलएसी और एलओसी दोनों के लिए हमें एक ऐसी फोर्स तैयार करनी होगी जो फ्यूचर रेडी है और जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो 2 नियुक्तियां हैं, ये आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तो होंगी, साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र को और मजबूती की तरफ लेकर जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों ट्रिनिडाद और टोबैगो की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगी है और इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। जनहित से जुड़ी त्वरित प्रभाव परियोजनाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान को साझा करने के लिए एक आयुर्वेद पीठ की स्थापना के समझौतों को भी अंतिम रूप दिया गया है। और इससे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने पर वहां के विदेश मंत्री सीन सोबर्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया, राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कमला परस्वद बिसेसर ने भारत के साथ संबंधों की सराहना की। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सेनेट के अध्यक्ष वेड मार्क और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जगदेव सिंह से मुलाकात की, जिसमें संसदीय सहयोग और दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों से जुड़ी विभिन्न मुलाकातों के साथ साथ कई ऐसी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। तो पिछले 1 दशक में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई एक बड़े कदम उठाए हैं।
बिल्कुल, और ये लक्ष्य बेहद साफ है। हर नागरिक को बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। खासतौर पर गरीब, मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई योजनाओं ने करोड़ों जो परिवार हैं उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। क्यों शैला? बिल्कुल, आपको दिखाते हैं 11 साल पहले शुरू की गई सरकार की 3 योजनाएं देशवासियों के भविष्य को कैसे बना रही हैं सुरक्षित और आत्मनिर्भर। पिछले 12 सालों में देश ने विकास का एक नया दौर देखा है। मोदी सरकार का फोकस जन कल्याणकारी योजनाओं पर रहा, जिसने देशवासियों की तकदीर और देश की तस्वीर बदली। 2015 में एक ऐसा ही अभियान शुरू हुआ जिसने देश के हर भारतीय के सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव मजबूत की। इस अभियान का मकसद हर नागरिक के पास बैंकिंग, बीमा और पेंशन की सुविधा देना है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं ने इस सपने को साकार कर दिखाया। 9 मई 2015 को शुरू हुई इन 3 योजनाओं से लोगों के जीवन में बदलाव आया। अटल पेंशन योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे मजदूर, रेहड़ी पटरी वालों को 60 वर्ष की उम्र के बाद वृद्धावस्था में पेंशन देना है। ये योजना कम आय वाले लोगों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। 21 अप्रैल 2026 तक इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ से अधिक ग्राहक पंजीकृत हुए हैं। 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक 1000 रुपए से 5000 रुपए तक आजीवन मासिक पेंशन का प्रावधान है। अगर कोई 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 42 से 210 रुपए का योगदान करना होता है। वहीं 40 की उम्र में जुड़ने पर हर महीने 291 से लेकर 1454 रुपए का योगदान करना होगा। इस योजना के जरिए सरकार बुढ़ापे में न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुनिया की सबसे सस्ती दुर्घटना बीमा योजनाओं में से एक है। ये खासकर गरीब, मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सिर्फ 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर सुरक्षा कवच देती है। इस योजना के तहत किसी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज मिलता है। इस योजना में 57 करोड़ 11 लाख से अधिक नामांकन दर्ज किए गए हैं, जबकि 3653 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान हो चुका है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो बेहद कम लागत में जीवन बीमा सुरक्षा देती है, इसके तहत 18 से 50 उम्र के नागरिकों को 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। अब तक इस योजना में 27 करोड़ 38 लाख से ज्यादा नामांकन हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं 21,444 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भुगतान भी हो चुका है। इस योजना का मकसद आकस्मिक मृत्यु के मामले में बीमित व्यक्ति के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है, ताकि उन्हें अचानक आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। बैंकिंग, बीमा और पेंशन से जुड़ी ये योजनाएं करोड़ों लोगों को सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि विश्वास और आत्मनिर्भरता भी दे रही है। आज हर नागरिक, चाहे वो शहर में हो या फिर गांव में, अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खिसते, तोड़ते, टूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच एमडीएच। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी,
नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद का स्वागत। और आइए बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट की दे। तो पहली खबर क्या है शैला जो हम ले रहे हैं? बिल्कुल, पहली खबर महाराष्ट्र से है और बेहद खास है क्योंकि शिकार छोड़कर अब रक्षक बन गए हैं और गुहार में कछुए जो है वो पाल रहे हैं लोग। गुहार इन दिनों आम दिनों से थोड़ा पहले ही जाग जाता है क्योंकि सुबह करीब 5:30 बजे ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के इस छोटे से तटीय कस्बे में हलचल शुरू हो जाती है। होम स्टे के रूप में इस्तेमाल होने वाले साधारण घरों में रोशनी जल उठती है और यहाँ पर शहरों से आए हुए पर्यटक ठहरते हैं, तो इसलिए ये इलाका अपने आप में खास है। सुबह 6 बजे तक छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी समुद्र तट की ओर बढ़ने लगते हैं इन कछुओं का नजारा करने के लिए। तो जो पहले जो है शिकार किया करते थे, अब वो इन कछुओं का संरक्षण कर रहे हैं और इससे पर्यटन को भी और ज्यादा बल मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है उसकी दिशा में भी जो है ये एक बेहतरीन पहल है। बिल्कुल, और एक और पहल की है आईपीएल खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने। आइए वो खबर भी आपको बता दें कि किस तरह से हनी ट्रैप से जो खिलाड़ी हैं उन्हें बचाया जाएगा और ख़ास तौर पर ये देखा गया कदम क्यों उठाया गया क्योंकि बीसीसीआई ने देखा कि आईपीएल के सत्र में कुछ खिलाड़ियों और जो उनके मैनेजर्स हैं उनके साथ जो अनाधिकृत अगर हम देखें कई एंट्रीज अगर उनके कमरे या ड्रेस रूम तक हुई तो उस वजह से ये फैसला लिया गया। अब इसमें जो नियम है वो क्या होंगे? वो नियम ये कहते हैं कि टीम मैनेजर के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उन्हें सूचना दी जाएगी कि उनके अनुमति के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही सुरक्षा अधिकारी को भी सूचित किए बिना अनियमित समय पर होटल से निकलने में प्रबंध होगा। साफ तौर पर बीसीसीआई ने ये सलाह जारी की है कि खिलाड़ियों के कमरों में जो अनाधिकृत लोग हैं उनके प्रवेश पर रोक लगेगी। होटल से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी जरूरी होगी ताकि किस तरह से कोई भी खिलाड़ी किसी भी वजह से हनी ट्रैप का शिकार ना हो। और ये अगली जो खबर है ये आपकी सेहत से जुड़ी हुई है और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम आप सब कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। तो दावा ये है कि खड़े होकर काम करने से मधुमेह की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आएगी और विशेषज्ञों ने इस पर रिसर्च की है, उसके आधार पर ये दावा किया जा रहा है। दरअसल दफ्तर में 8 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करना आम बात है, अधिकतर लोग करते हैं नौकरी पेशा लोग, लेकिन वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि ज्यादा बैठना मधुमेह टाइप 2 का कारण बन सकता है और इस समस्या का एक बेहद सरल समाधान है, वो है स्टैंडिंग डेस्क, यानी कि बस आप खड़े हो जाइए। तो उससे आप मधुमेह की इस परेशानी से कहीं ना कहीं हद तक बच सकते हैं। पीठ के ऊपरी हिस्से और गर्दन के दर्द में भी 54% तक की इससे कमी आ सकती है और कम बैठने वाले लोगों में घबराहट कम होती है, मूड भी ज्यादा बेहतर रहता है। खड़े होकर काम करने से दिमाग जानकारी को ज्यादा तेज तरीके से प्रोसेस करता है। बिल्कुल, आइए अब अखबारों की दुनिया के बाद देखते हैं कि दुनिया भर में कुछ खास क्या चल रहा है दुनिया भर से खास खबरों में। तो बात पश्चिम एशिया की, जहां बढ़ते तनाव और लगातार हो रहे हमलों के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव पर जल्द ही ईरान के जवाब का इंतजार है। तो हाल के दिनों में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास संघर्ष फिर तेज हो गया है और यूएई पर दोबारा हमले हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि पहले युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हो, उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बातचीत हो। तो वहीं ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है। खबर स्पेन के कैनरी द्वीप समूह की ओर से, जहां बढ़ रहे एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संक्रमण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी। जहाज पर सवार 140 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकालने के लिए
स्पेनिश अधिकारियों ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि निकासी को पूरी सावधानी से किया जाएगा और इस क्रूज पर हंता वायरस के प्रकोप से 8 लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें से 3 की मौत भी हो चुकी है। WHO ने बताया कि 6 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 2 संदिग्ध मामले हैं। इन मामलों में एंडीज वायरस पाया गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है। और अब बात हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र की, जहां हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो किस तरह से अब आप अपने बच्चों की सुरक्षित भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, क्या है तमाम सेविंग स्कीम्स और किस तरह से आप इस छोटी बचत से एक बड़ी राहत कल के लिए तैयार कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं इस खास सेगमेंट के जरिए। तो आज के मनी मंत्र में चर्चा की परिवार का सुरक्षित भविष्य खासतौर पर बच्चों से जरूरी। तो ठोस प्लानिंग आप कर सकते हैं, जहां पर जल्द आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के लिए लाभ चाहते हैं तो बच्चों की फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग को सिक्योर करने के लिए जल्दी शुरुआत करें। इसकी वजह से कंपाउंडिंग का जादू चलेगा, यानी कि वो कंपाउंडिंग आप एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे उनकी पढ़ाई के लिए या आगे आने वाले जो खर्च हैं उन्हें निपटाने के लिए। लंबी अवधि से अधिक लाभ, जल्दी शुरुआत की वजह से भी आपको नया लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो ठोस प्लानिंग के जरिए आप सुरक्षित भविष्य को का निर्माण कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य को अलग अलग बांटें और साथ ही साथ शिक्षा, शादी जैसे लक्ष्यों के लिए रणनीति बनाकर चलना जो है वो ज़रूरी है। ठोस प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायक होती है। इसके साथ ही आप जो अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन आ रहा है और अगर आपने पहले से ही सेविंग कर रखी है तो आप उस इन्फ्लेशन से बच पाएंगे। सही निवेश के लिए एक सही रणनीति का चुनाव करें और इसीलिए आप म्यूचुअल फंड, SIP के जरिए भी एक अच्छा खासा कॉर्पस का अमाउंट कर सकते हैं बच्चों की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और आइए अब देखते हैं कि क्या है एक दिन एक उत्सव में। और बात पश्चिम बंगाल की, जहां आज रविंद्र जयंती यानी 25 बोईशाख पूरे श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। बिल्कुल, टैगोर जयंती पर गीत, संगीत, कविता और नृत्य के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में 9 मई को 25 बोईशाख के रूप में मनाई जाने वाली रविंद्रनाथ टैगोर जयंती गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का विशेष उत्सव है। कोलकाता के जोरा सांको ठाकुरबाड़ी, जो गुरुदेव का पैतृक निवास है, वह सुबह से ही प्रार्थना सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, वहां भी भव्य आयोजन हो रहे हैं। रविंद्र संगीत, कविता पाठ, नृत्य नाटिका और मंच प्रस्तुतियों के माध्यम से लोग गुरुदेव को याद कर रहे हैं। पूरे वातावरण में साहित्य, संगीत और कला की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद हैं, जबकि सांस्कृतिक संस्थानों और सभागारों में दिन भर कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। यह उत्सव केवल एक जयंती नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का जीवंत प्रतीक बन चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती साहित्य, संगीत और मानवता के उन मूल्यों का उत्सव है जिन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने विचारों और रचनाओं के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और 9 मई 1540 जब भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी जा रही थी, तब मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा नायक पैदा हुआ जिसने न सिर्फ अपनी वीरता से इतिहास को बदल दिया, बल्कि समर्पण और शौर्य के नए अध्याय भी लिखे।
इस नायक का नाम था महाराणा प्रताप, एक ऐसे योद्धा जो अपने सिद्धांतों और स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहा। देखिए हमारी बेहद खास रिपोर्ट। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो आज भी राजपूत वीरता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ। उनका जीवन संघर्ष, साहस और असमान ताकतों के खिलाफ लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें महाराणा थे जिन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने न केवल अपनी भूमि बल्कि अपनी अस्मिता के लिए भी लंबा संघर्ष किया। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ और अरावली की पहाड़ियों में बीता, जहां उन्होंने शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल की। भील जनजाति के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध की कला सीखी और उनके साथ स्नेह और विश्वास का गहरा रिश्ता कायम किया। उनका असली संघर्ष 1572 में शुरू हुआ जब उन्हें मेवाड़ का राजा घोषित किया गया और इसके साथ ही शुरू हुआ मुगलों के संघर्ष का एक नया दौर। महाराणा प्रताप का नेतृत्व सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि हर मुश्किल घड़ी में प्रजा के साथ खड़े होने में था। हल्दी घाटी की जंग 18 जून 1576 इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हुई। मुगलों की विशाल सेना के सामने प्रताप की सेना का संघर्ष एक वीरता की मिसाल बन गया। जहां एक और मुगलों के पास संख्या, तोपखाने और संसाधन थे, वहीं महाराणा प्रताप ने अपने आत्मसम्मान और अपार साहस के बल पर मुगलों को चुनौती दी। हल्दी घाटी में प्रताप और उनकी सेना ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। खुद महाराणा तो स्वाभिमान और वीरता के प्रतीक हैं महाराणा प्रताप। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। भारत ने आखिरी ग्रुप बी में मैच में लेबनान के खिलाफ 4-0 की शानदार जीत के साथ पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर ने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को सीधे सेट्स में 6-0 से हराकर पदक के वो करीब पहुंची। 25 वर्षीय साहिल ने ऑस्ट्रिया के निको वीनर को हराकर पुरुष कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश सुपर रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग में चौथे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के 9वें और अंतिम दौर में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फैबियानो कारुआना को हराकर संयुक्त चौथा स्थान हासिल किया। और आइए बात कर लेते हैं IPL की। तो IPL में आज जो मुकाबले खेले जाएंगे आइए आपको बताते हैं कि उसमें राजस्थान रॉयल्स का सामना आज गुजरात टाइटंस के साथ है। दोनों टीमों के 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12-12 अंक है, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है। और आइए अब देखते हैं मौसम का मिजाज।
नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं चुगान पक्षी। दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाने वाले ये पक्षी। बिल्कुल, ये पक्षी जो है अपनी बड़ी लंबी और रंग बिरंगी चोंच के लिए बेहद मशहूर हैं। आप देखिए ये खूबसूरत झलकियां, और मुझे, आंचल को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।